बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ख़बर आप ले लें, राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से ये एक नया मजाक किया गया है। पाकिस्तान के कानून के साथ एक नया खिलवाड़ किया गया है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। यानी ये जो वारंट है इसमें वो ज़मानत नहीं करवा सकते पहले, और अल्टीमेटली उनकी गिरफ़्तारी होगी। तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुताबिक राणा सनाउल्लाह के बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर ना होने पर जारी किए गए हैं, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का कहना है कि राणा सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी का मुकदमा नंबर 19-20 में जारी हुए हैं। अदालत की जानिब से राणा सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करके एंटी करप्शन अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। राणा सनाउल्लाह पर कलर कहार में निजी सोसाइटी के मालिक से रिश्वत में 2 प्लॉट लेने और गैर कानूनी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम है। कलर कहार में एक सोसाइटी है, प्राइवेट बनी हुई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने उसको जो है वो सोसाइटी को गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर करवाया था, इल्ज़ाम ये है। और उसके बदले में उन्होंने 2 प्लॉट राणा साहब ने लिए थे। उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ पे वज़ीर कानून थे पंजाब में। इस केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एंटी करप्शन हेडक्वार्टर बार बार उनको तलब किया गया। राणा साहब आते नहीं हैं, तो फिर अब उनकी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मौजूद हैं। गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई और टीम पहुंची इस्लामाबाद और थाना कोसार में गए। लेकिन वहाँ देखें क्या, वो वफाकी पुलिस ने राणा सनाउल्लाह के वारंट लेकर आने वाली एंटी करप्शन टीम को वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की टीम पुलिस की मदद लेने थाना कोसार पहुंची और वफाकी वज़ीर दाखिला के वारंट से आगाह किया, जिस पर पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि राणा सनाउल्लाह थाना कोसार की हदूद में नहीं रहते। ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन की टीम में 4 अफसरान शामिल थे, जिन्हें वफाकी पुलिस ने वापस भेज दिया है। और वहाँ पे जर्नलिस्ट उनका मजाक भी उड़ाते रहे, उनके साथ हंसी मजाक भी करते रहे। तो एक्चुअली कानून के ऊपर ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे। यहाँ ताकतवर कब गिरफ्तार हुआ है? ख़ास तौर पर वो ताकतवर जिसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हों। राणा सनाउल्लाह साहब का मुंह जब एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगता था तो आपने देखा गिरफ्तार हो गए ज़बरदस्त केस के अंदर। और जब राणा सनाउल्लाह साहब का मुंह मूंछों समेत उनको अच्छा लगता है तो अब गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पसंद और नापसंद का मामला होता है, ये कानून का मामला नहीं होता, ये इंसाफ का मामला नहीं होता। पाकिस्तान में ये एस्टेब्लिशमेंट की पसंद या एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद का मामला होता है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार होंगे, ये एक मुझे लगता है ख्वाब ही है। यहाँ कोई छोटा मोटा सरकारी आदमी भी गिरफ्तार नहीं होता। ये तो जब कोई अपोजिशन में जाए तब वो गिरफ्तार हो सकता है, वैसे तो कोई गिरफ्तार नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का सबसे ओपन एंड शट केस है, पाकिस्तान की तारीख का मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे क्लियर केस है वो केस है जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, और उनके 2 सपुत्र, जिनमें से एक का नाम हमजा शहबाज साहब है, दूसरे का नाम सलमान शहबाज साहब है। इन दोनों का और फिर इनके बहुत सारे लोगों का ये केस ये बताता है कि इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में से, वो मुलाजमीन जिनको मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए भी दिक्कत होती है, उनके अकाउंटों में से अरबों रुपए बरामद हुए। किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 25,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000 तनख्वाह है। अरबों रुपए उनके अकाउंटों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये केस सबसे ओपन एंड शट केस था। बहुत सारे शवाहिद, गवाहियाँ, सबूत सारे मौजूद थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद जब से ये दोनों बाप बेटा हुकूमत में आए तब से लेकर अब तक ये केस लगातार नीचे जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब के कंट्रोल में जो FIA है, वो FIA अब कारनामा दिखा रही है और उस FIA के कारनामे के मुताबिक अब रिलीफ का अमल शुरू हो चुका है। FIA ने इस केस को इतना कमज़ोर बना दिया है कि अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा इन दोनों बेटे और बाप को। और उसके बाद एक और केस के अंदर ये सुरखरू करार पाएंगे। इसमें आपको याद होगा कि मकसूद चपड़ासी जो है उनका इंतकाल हो गया था हार्ट अटैक से। आपको याद होगा इस केस के जो हेड ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान FIA के, उनका भी इंतकाल हो गया था हार्ट अटैक से। और इस केस से जुड़े 4 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, और हार्ट अटैक भी उनको अचानक आता है, उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं होती पीछे से, हार्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होता।
तो इस तरीके से ये ख़ानदान जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते अब बाइज्जत बरी होने जा रहा है। तो कानून की पाकिस्तान में इतनी ही वुक्कत है। इमरान खान साहब ने लगता है ये फैसला कर लिया कि मैं इनको थका के बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा जो ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी इंपोर्टेड हुकूमत रोज़ रात को इस खतरे के साथ सोती है कि कल सुबह इमरान खान अनाउंस कर देंगे लॉन्ग मार्च और 2 दिन के बाद लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अगला सारा दिन गुजर जाता है, इमरान खान साहब फिर मीठी नींद सो जाते हैं और सारी रात बैठ के इंपोर्टेड हुकूमत प्लान करती है कि लॉन्ग मार्च को कैसे रोकना है। इमरान खान साहब फिर वही कहते हैं, फिर वही करते हैं। तो एक आसाब की लड़ाई है जिसमें थका दिया इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपने मुखालिफिन को बल्कि अपने हमायतियों को भी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने वर्कर्स तक को उन्होंने थका दिया है। और इमरान खान साहब उस नहज पे ले आए हैं इंपोर्टेड हुकूमत को कि वो इस वक्त कर क्या रही है। इस्लामाबाद में खंदकें खोद कर उनके अंदर कंक्रीट भरा जा रहा है, सरिये लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स वो इस्लामाबाद में कंटेनर्स के ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद कंटेनर्स की पकड़ धकड़ में हज़ारों कंटेनर्स पकड़कर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के किनारों पर रख दिए गए हैं। यानी इस्लामाबाद को कंटेनरों का और कंक्रीट का एक जंगल बनाया जा रहा है। ये एक ऐसी तैयारी है जो पुराने ज़माने में जब शहरों के ऊपर या किलों के ऊपर हमला होने लगता था तो आप फिल्मों में देखते हैं कि वो तैयारी कर रहे होते थे कि पूरा शहर किला बंद किया जाएगा। लेकिन सिचुएशन मुख्तलिफ है। उस वक्त जो किले के अंदर लोग हुआ करते थे वो किला बंद करने वालों के साथ थे, उनके हमायती थे। यहाँ सूरत हाल उल्टी है। जो लोग इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं वो भी इंपोर्टेड हुकूमत से तंग हैं और इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। हालिया सर्वे ने भी इसकी गवाही दी है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब अनाउंसमेंट कर ही नहीं रहे। अब वो 12 रबीउल अव्वल का एक प्रोग्राम करेंगे एतवार वाले दिन, उसके बाद फिर वो एक जलसा करेंगे ननकाना साहब में आके, जहाँ पे एक इलेक्शन भी होने वाला है। फिर वो एक दिन लाहौर में आएंगे, यहाँ पे 4 प्रोग्राम करेंगे। फिर एक दिन कहीं और जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे। आज वो डेरा इस्माइल खान गए हुए थे, वहाँ उन्होंने मुलाकातें की हैं, सलाबत खान के मसाइल के ऊपर बात की और पैसा दिया है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इमरान खान साहब नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इंपोर्टेड हुकूमत एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रही है। डरी हुई, खौफजदा और परेशान इंपोर्टेड हुकूमत। फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब अभी 1-2 हफ्ते मज़ीद लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट नहीं करते, बल्कि 16 अक्टूबर का इलेक्शन होता है और उसमें वो जीत जाते हैं, तो उनको और उनकी पार्टी को एक ऐसी ऑक्सीजन मिलेगी कि उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। पॉपुलैरिटी को मज़ीद बढ़ाने के बाद इमरान खान साहब 1 हफ्ता और रुक जाते हैं। तो उस 1 हफ्ते तक क्या ये सारे कंटेनर, ये कंक्रीट का ढेर, ये सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स ये इस्लामाबाद की सड़कों पे पड़े रहेंगे? तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उन्हें इंपोर्टेड हुकूमत की शक्ल से नफरत होना शुरू हो जाएगी। यानी लोग तंग आ जाएंगे कि ये क्या बना दिया हमारे शहर को, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने शहर का। तो ये सूरत हाल इमरान खान साहब ने इनके लिए पैदा कर दी है। डराते भी हैं, फिर मारते भी नहीं हैं, फिर डराते हैं, फिर मारते भी नहीं हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी देखना पड़ेगा कि एक पुरानी कहानी है, शेर आया और फिर जब शेर आया तो फिर किसी ने जो है वो माना भी नहीं। तो ये राणा सनाउल्लाह साहब के साथ भी ये वाली गेम हो सकती है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को ये असेसमेंट भी करनी पड़ेगी कि कहीं उनके लोग उनको संजीदा लेना ना छोड़ दें। लेकिन जब वो कॉल देंगे तो इस बात को वो जानते हैं कि फौरी तौर पे सारे लोग मुतहरिक हो जाएंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा है। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो कल तक वोट को इज्जत देते थे, अब बूट को इज्जत देते हुए आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई बहुत बड़ा ख़जाना उनके हाथ में लग गया है। वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून से बहुत करीबी ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर या सहाफ़ी हैं, वो सारे आर्मी चीफ के एक स्टेटमेंट के हिस्से को लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की ये वार्निंग इमरान खान के लिए है, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो एहतजाज करना चाहते हैं, और वो लगातार इस स्टेटमेंट को फैला रहे हैं। वोट को इज्जत देते देते बेचारे बूट को इज्जत देना शुरू हो गए, और मुंह का जायका ऐसा ख़राब हुआ है जब से बूट के ऊपर इन्होंने ज़बान रखी है कि वो जायका ठीक ही नहीं हो रहा। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि अल्लाह की पनाह।
यानी गालियां सिर्फ नहीं दे रहे, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आर्मी चीफ ने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लें आप। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें, मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं, आर्मी चीफ ने कहा है। 146वें पासिंग आउट परेड से खिताब किया काकूल में, ये मिलिट्री एकेडमी है फ़ौज की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 42 साल पहले मैंने भी इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की थी। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इस अजीम फ़ौज को कमांड करूँगा। आगे का सफ़र आपके लिए बहुत से चैलेंजेस लेकर आएगा। आपको मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फ़ैसले लेने होंगे। पाक फ़ौज के सरबराह ने कहा कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है। किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को, ये वाला हिस्सा है, ज़रा इसको गौर से सुन लीजिएगा, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाकर पेश किया जा रहा है। PMLN के सोशल मीडिया सेल या उनके सियासतदान या उनके मीडिया के लोग या उनका करीबी जो सहाफ़ी है उनकी तरफ से, कि किसी भी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, माशी तौर पे तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह गैर मुस्तहकम हो गया है, सियासी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह गैर मुस्तहकम हो गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि हमने ये पैगाम पहुंचाया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर लोगों को, कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को बचा लें। अगर ये किया गया जो तजर्बा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है रिजीम चेंज का, तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी इसका बोझ नहीं उठा सकेगी और पाकिस्तान माशी तौर पे बड़ी बदहाली का शिकार हो जाएगा। तो वो तो हो गया, उसको तो रोका नहीं गया। और सियासी अदम इस्तेहकाम तो तब तक मौजूद रहेगा जब तक पाकिस्तान में नए इंतखाबात में लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर देते। पाकिस्तानी अवाम ने भी जिद पकड़ी हुई है और ताकतवर हलकों ने भी जिद पकड़ी हुई है। अवाम कहते हैं फैसला हम करेंगे, वो कहते हैं जी फैसला आपको नहीं हम करने देंगे, वक्त आएगा तब हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे कि आपको फैसला किस तरह का करना है और कब करना है। तो इस मरतबा ज़रा लोग काफ़ी लोग जो है वो इस बात के ऊपर आमादा हैं और लोग इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि उन्होंने हर हाल में अपने मुल्क का फैसला अपने हाथों से खुद करना है, खुद वोट डालकर उन्होंने फैसला करना है। बहरहाल इसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो एक पॉलिटिकल एक जुलूस निकलेगा, एक लॉन्ग मार्च आएगा, फ़ौज उसको रोकेगी या उसके सामने दीवार बनेगी। इसको ऐसे पेश किया जा रहा है, ये वार्निंग दी जा रही है। मुख्तलिफ लोग इसको ऐसे बनाकर पेश कर रहे हैं, मीडिया के भी है और PMLN के भी हैं। अब ज़रा मैं आपको एक और स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है ये मुख्तलिफ अखबारात के अंदर छपा भी था और मैं ये स्टेटमेंट आपको जहाँ से सुना रहा हूँ वो ट्रिब्यून अखबार है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ये स्टेटमेंट छपा था, तारीख भी आपको मैं बता देता हूँ, 26 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और जो स्टेटमेंट छपा है वो ये है कि फैज़ाबाद क्रैकडाउन, इसके बारे में, वी कैन नॉट यूज़ फोर्स अगेंस्ट आवर ओन पीपल सेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह फरमाया कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कही थी इस खबर के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। इमरान खान साहब ने भी एक ऐसे ही शिकवा किया कि फ़ौज की तरफ से उनको ये पैगाम दिया गया कि तहरीके लब्बैक वाले जब आगे बढ़ रहे थे कि हम इनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तहरीके लब्बैक वालों के ख़िलाफ़ हमेशा फ़ौज ने फ़ोर्स के इस्तेमाल की मुखालफत की है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तहरीके लब्बैक इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई एक जमात है। मैं इस बात में नहीं मानता, कोई भी जमात इस्टेब्लिशमेंट बना नहीं सकती जब तक कि उसके अंदर खुद लीडर्स और वर्कर्स मौजूद ना हो, तभी वो जमात बनती है। लेकिन ये एलिगेशन लगाया जाता है। अब क्योंकि इमरान खान साहब को भी कह चुके हैं यही आर्मी चीफ या इन्हीं की इस्टेब्लिशमेंट, और यही आर्मी चीफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी ये कह चुके हैं कि हम अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे होंगे एहतजाज करने के लिए, तो यही आर्मी है, यही आर्मी चीफ हैं, ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि फ़ौज कभी भी अपने लोगों के ख़िलाफ़ ताकत का, फोर्स का इस्तेमाल
नहीं करती और ना उन्हें ज़ेब देता है, क्योंकि फ़ौज की ताकत अवाम है और फ़ौज अवाम में से है और अवाम अपनी फ़ौज से प्यार करती है। तो ये जो लोग इसको मानी पहना रहे हैं ना कि ये जो आर्मी चीफ साहब ने बात की है ये एक धमकी के तौर पे लिया जाए इमरान खान के खिलाफ या उनको वार्निंग के तौर पे लिया जाए, उन सब लोगों को एक शटअप कॉल जानी चाहिए। और ये जहाँ से जाती है शटअप कॉल वो सबको पता है, वहीं से जानी चाहिए और इसकी तस्हीह भी की जानी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर स्टेटमेंट दी जा सकती है DGISPR की जानिब से कि फ़ौज अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती, जैसा कि हमेशा स्टेटमेंट दिया जाता था और माजी में हमेशा दिया जाता रहा है। हमेशा एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता है DGISPR का, वो अब फिर सामने आकर खड़ा हो गया क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हर एक ऐसे मौके के ऊपर इस खबर को दोबारा से सामने आना पड़ जाता है। 1600 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वो बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 1600 फैक्ट्रीज मजीद बंद हो गई हैं। 5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी 5 मिलियन 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं इस इंपोर्टेड रिजीम में, और मोर देन 30 मिलियन पीपल इफेक्टेड, यानी 3 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बुरी तरह इफेक्टेड हुए हैं इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। इतनी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और 3 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी मुतासर हुई है। 3 करोड़ की आबादी ही सैलाब से मुतासर हुई है और 3 करोड़ की आबादी ही मुतासर हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने से भी। तो आप इसके स्केल का अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा है। अब इस मौका पर दोबारा से DGISPR का वो स्टेटमेंट पाकिस्तान में सोशल मीडिया की जीनत बन रहा है, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि जिस दिन नई हुकूमत आई स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और रुपया मुस्तहकम हुआ। बार बार लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।